अगर अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट होता क्या है, शिक्षक बनने में क्या प्रोसेस है, बीपीएससी क्या है, एफआईआर यानी केस होता क्या है। विद्यार्थीगण है वो एफआईआर से डरते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एफआईआर होने से उनके सरकारी जॉब होने पर असर पड़ेगा? सीटेट होता क्या है? हम अपने पिताजी को हम अपना आइडियल पर्सन मानते हैं। शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं और एक समय के बाद वही माता पिता वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं? जी, मैंने मर्डर किया है। जी, मैंने मर्डर किया है। एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेकिन वही जनता शिक्षा के अभाव में मेकर से कब जोकर बन जाते हैं और मालिक से कब नौकर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और क्यों सुने आपका बात, जब आप वोट देते हैं जाति के आधार पे, जब आप वोट देंगे धर्म के आधार पे, जब आप वोट देंगे रुपया के लिए, तो आपके जो मुद्दे हैं उनको क्यों सुना जाए? तो हम क्या करें कि जाति हम पर हावी ना हो? जिनकी नज़रों में मैं पढ़ने लिखने वाला समझदार बेटा था, अब उनकी नज़रों में भी बेईमान सा हो गया हूँ। सुनो अब लौट कर मत आना तुम, बेजान सा हो गया हूँ मैं, बेजान सा हो गया हूँ। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बहुत ऐसे लोगों से हम इस चैनल पे मिले हैं जो हमारे आसपास के बगल के लोग ही हैं, और हमें खुद भी नहीं मालूम था कि इन लोगों में इतनी योग्यताएं हैं और इतने आगे तक जा चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य है जो आप कर रहे हैं, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आरटीआई एक्टिविस्ट एवं समाज सेवी विनोद कुमार जी। दोस्तों अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विनोद जी बीएड और सीटेट क्वालिफाई है और वर्तमान समय में पीजी इंग्लिश से और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनको लिखने का भी शौक है, जैसे शेरो शायरी करना, कविता और कहानी आदि। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार विनोद जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम चाहेंगे विनोद जी आप अपने बारे में विस्तार से हमें और हमारी ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं ना एक समाज सेवी हूँ, ना मैं अपने आप को एक आरटीआई एक्टिविस्ट समझता हूँ। चूँकि मैं भारत का नागरिक हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक देश का नागरिक हूँ, और एक नागरिक होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य की ओर अग्रसर रहते हुए जो मुझसे योगदान हो पा रहा है वो देने का प्रयास करता हूँ। जी, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आरटीआई एक्टिविस्ट होता क्या है? देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में अगर बताए तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यह 2005 में मनमोहन सरकार के द्वारा लाई गई एक जनमानस में एक ही बहुत क्रांतिकारी कानून है, जिसके तहत आप सरकारी विभाग से सरकारी विभाग के काम काज के लेखा जोखा को आप इस कानून के तहत मंगवा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। वर्तमान समय में कई छात्र पढ़ रहे होते हैं, उनको क्या बनना है पता नहीं चलता है। एक समय के बाद जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने में क्या प्रोसेस है, कौन सा माध्यम है जिनके जरिए वो शिक्षक बन सकते हैं? आप कुछ भी बनना चाहें, या शिक्षक बनना चाहें, या डॉक्टर बनना चाहें, या इंजीनियर बनना चाहिए, उससे पहले आप और हमें यह समझ लेना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका पैशन किस चीज़ में है। अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे एक्सप्लेन कर पाते हैं और उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने में एक्सपर्टीज रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं किसी को पढ़ाने में, किसी को सिखाने में, तो आपको टीचर बनने की ओर अग्रसर करना चाहिए। अगर आप समाज सेवा की ओर सोचते हैं तो आपको समाज सेवी बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस देश में मुझे डॉक्टर बन के जो भी पेशेंट है उनके दुख दर्दों में सहारा बने, तो आपको डॉक्टर की ओर जाना चाहिए। ये आपका इंटरेस्ट तय करता है कि आप बनना क्या चाह रहे हैं, आपके पैशन पे डिपेंड करता है। मेरा जानना ये था कि शिक्षक बनने के लिए मूलतः किस तरह की पढ़ाई की जा सकती है? अगर आप एक टीचर बनना चाहे तो
अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है उसके हिसाब से आप कम से कम इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड अगर किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 8 तक का भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और आप उससे भी हायर क्लास में जाना चाहते हैं तो आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी है। तो आप अगर बीएड और ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, 9th 10th 11th 12th तक जा सकते हैं, जिसके लिए सीटेट में ही 2 तरह की एग्जाम्स होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर अगर 1 आप क्वालिफाई हैं तो 1 से लेकर 5 तक के आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर पेपर 2 क्वालिफाई हैं आप तो 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं। वही अगर आपके पास एडिशनल डिग्री है, पीजी है, तो आप जैसे बिहार में होती है कि बीटेट लिया जाता है, बिहार टेट लिया जाता है, उसके माध्यम से आप 9th 10th के टीचर या 11th 12th के भी टीचर बन सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एक कमीशन है जो एक जिस तरह से बिहार बोर्ड है वो इंटर और क्या कहते हैं 10th का डिग्री प्रोवाइड करती है, उसी तरह बीपीएससी एक बोर्ड है जो नियुक्ति उसी के माध्यम से होता है। बीपीएससी बहुत तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सिविल सेवा भी कराती है, उसके बाद सिविल सेवा में दरोगा हो गया, आपको सीओ बीडीओ इस तरह का जो एग्जाम होता है वो भी कराती है। और अभी नए दौर में बीपीएससी अभी बिहार में शिक्षक बहाली लेकर भी बीपीएससी को ही दिया गया है, तो आप बीपीएससी के माध्यम से आप शिक्षक भी बन सकते हैं। वर्तमान में हमारे बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, हम चाहेंगे कि आप उस पर अपनी राय रखें। अगर वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो बहुत ही विडंबना की बात है कि चूंकि अभी का जो एक राजनीतिक परिदृश्य बन चुका है उसमें अगर कोई एक साधारण परिवार का लड़का जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहे तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्टीज की बात हो गई है, क्योंकि जिस तरह का जो चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें अत्यधिक खर्चा किया जा रहा है, और वो खर्चा किसका है? वो जनता का पैसा है। और चूंकि एक आम परिवार के लोग होते हैं उनको इतना पैसा खर्चा करने के पास उनके पास वो एबल नहीं होते हैं उस योग में, तो उसके लिए एक थोड़ा डिफिकल्टीज की बात होती है। और आज के मीडिया परिदृश्य की बात की जाए तो जिस तरह से मीडिया पे सेंट्रलाइज रूप से दबाव डाला जाता है तो वो आम जन और आम बातें नहीं उठा पा रही है, जिसके कारण जो मीडिया का रोल है वो उस रोल को निभाने में वो अभी सही रूप से कार्य नहीं कर रही है। क्या छात्र को भी राजनीति में जाना चाहिए और अपना एक अहम भूमिका निभाना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति के बारे में अगर आप पूछें तो मैं 2 शब्दों में कहूँगा कि आप राजनीति में जाएं या नहीं जाएं, आप उसमें हो, राजनीति करें या नहीं करें, राजनीति आपके साथ होगी। या तो आप राजनीति कीजिए या तो आपके साथ राजनीति होगी, लेकिन राजनीति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोग जानते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है और कुछ लोग होते हुए भी वो नहीं जानते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ राजनीति होती रहती है। हमारे बिहार में जाति को लेकर के ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है बाहर के राज्यों में कि ये लोग इससे कभी उबर नहीं पाएंगे, तो क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये चूंकि बिहार के परिदृश्य में अगर आप बात करें तो ये बिहार की हकीकत है कि यहाँ की जनता और नेता दोनों में जातिवाद इतनी गहराई से घुस गई है कि जिसको समाप्त करना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है तो ये भी एक मूर्खता वाली बात है। जिसको भी समाप्त किया जा सकता है, और इसके लिए अगर सबसे कोई कारगर उपाय है तो वो है शिक्षा। आप अपने बच्चों को लड़ने के बजाय उसे शिक्षित करने पर जोर दीजिए। आप 2 रोटी कम खाइए, 2 पैसा आप गलत कामों में, सिगरेट में या जो भी अन्य व्यय होता है उसको बचत करके आप अगर उन्हें शिक्षा में व्यय करते हैं तो भीमराव अंबेडकर का कहना है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, वर्तमान में हमारे बिहार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है हम चाहेंगे कि उस पर भी आप अपने विचार रखें। जो
अभी तो अगर शैक्षणिक परिदृश्य की बात की जाए तो पूरे भारत में ही शैक्षणिक परिदृश्य उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वर्तमान समय में होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा की अभिप्राय आप यह केवल ना लेकर इसका मतलब नौकरी करना है। हाँ, उन सभी उद्देश्यों में से एक है कि नौकरी पाना भी, लेकिन शिक्षा का एक ही उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग करना, एक आपके व्यवहार में चेंज आना, एक ह्यूमंस बनाना। ऐसे बड़ी विडंबना की बात है कि आज इंसानों की जनसंख्या तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत उतनी ही तेजी के साथ घट रही है, और ये चिंतनीय है। पास्ट में जो हमारे बिहार की शिक्षा को लेकर सोच थी कि परिवार में एक आदमी कहीं कहीं से जो आर्थिक रूप से मजबूत होते थे उनके बच्चे जाते थे, लेकिन आप देखिएगा अब जो भी छोटे तबके के लोग भी हैं उनके भी सब बच्चे जा रहे हैं। तो क्या आप इसमें बदलाव देखते हैं या फिर इसमें और बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, बदलाव की अगर बात आप करें तो बदलाव हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन जो अभी जिस हम 21वीं सदी में जी रहे हैं उसके अनुपात में वो रफ्तार नहीं दिख रही है। जिस रफ्तार में ये होनी चाहिए उस रफ्तार में नहीं हो पा रही है। इसके लिए प्रयास जारी है, आप भी प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है। हमारे समाज में अगर कोई मुद्दा उठता है, मारपीट का हो या फिर जमीन विवाद हो, तो हम ज़्यादातर जिक्र करते हैं केस का, एफआईआर का। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि एफआईआर यानी केस होता क्या है? अगर आप एफआईआर की बात करें तो कानूनन तौर पे अगर आप एफआईआर को समझना चाहें तो इसका जो पुलिस अगर आप आवेदन देते हैं किसी थाने में तो उसके बाद जब पुलिस आपके पास जांच पड़ताल करने के लिए आती है तो वो जो रिपोर्ट बनाती है एफआईआर कहलाता है, जिसको हम आम भाषा में केस कहते हैं। हम ग्रामीण इलाका से आते हैं और हमें उतनी समझ विकसित नहीं हुई है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम केस करना चाहते हैं लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के या फिर अपनी न विकसित सोच की वजह से हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि केस करने के एक घर से कि पुलिस थाने तक जाने में जो प्रोसेस है उस संदर्भ में बताएं। देखिए, सबसे पहले केस का जो मूल जड़ है वो विवाद है जी। अगर आपके पास कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद को अगर एक आप बैकग्राउंड से या विवाद का जो मूल जड़ है अगर उसको आप अपने घर से देखेंगे तो विवाद घर में उत्पन्न होता है, और घर में अगर उत्पन्न हो रहा है, अगर आपके पास कोई घरेलू विवाद है तो आप प्रयास कीजिए कि घर के मेंबर में ही उसको समाप्त कर लें। अगर घर के मेंबर से ही अगर वो विवाद समाप्त नहीं होती है तो आप अपने गांव या समाज के 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाकर या आपके रिलेटिव्स हो या समाज से हो उसको प्रयास कीजिए सॉर्ट आउट करने का। अगर उससे भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप प्रयास कीजिए उसको पंच के पास, जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें सरपंच का भी योगदान होता है, तो आप सरपंच से भी मामला को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। अगर सरपंच से भी नहीं हो रहा है तब आप पुलिस थाना या कहीं और की और आप अग्रसर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब से आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। जो वास्तविकता है वो आप भी जानते हैं और जो आपसे लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं। चूंकि गलतियां जो हो रही है आजकल वो 90% गलतियां जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जानकारी नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप भूमि विवाद को ही लेकर अगर आप बात करेंगे तो बहुत लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट सब हैं उन्हें मालूम है कि ये जमीन मेरा है या नहीं है। नहीं होने के बावजूद में भी वो एक ईगो में आ जाते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसको नहीं नीचे दिखाना है। तो उसको नीचे दिखाकर आप कोई 30 मार खान नहीं बनने वाले हैं जी। आप जो हैं वही रहेंगे। तो अच्छा, इससे अच्छा रहेगा कि वो तो जो होगा आप भी विवाद में उलझेंगे, वो भी विवाद में उलझेंगे, और उन विवादों में क्या होगा कि आपको भी घाटा होगा, हमको भी घाटा होगा, और उस घाटे का फायदा जो होता है तीसरे को उठा ले जाए जी। इसीलिए चाहिए कि विवादों को आपस में ही सॉर्ट आउट करके थाना या जो भी कोर्ट के स्तर पे ना पहुंचे तो ही अच्छा। हम अक्सर देखते हैं कि छात्र जीवन में जो छात्रगण है, वो जो विद्यार्थीगण है, वो एफआईआर से डरते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एफआईआर होने से उनके सरकारी जॉब होने पर असर पड़ेगा?
नहीं। या फिर वो हकदार है सरकारी जॉब के? जी, इसके लिए क्या है कि ये कंडीशनल वाइज है कि इसके पीछे संदर्भित कंडीशन है, उसके आलोक में हम कह सकते हैं कि वो कब योग्य हैं और कब योग्य नहीं है। अगर आप बात करें, अगर आप पे एफआईआर हो गई है तो आप मान लेते हैं कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, तो ये गलत बात है। एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला है। एफआईआर के बाद भी कानूनी एक प्रोसेस है कि आप पे चार्जशीट दायर होता है और चार्जशीट में बखूबी यह लिखा जाता है कि कौन से चीज में आप संलग्न थे और कौन से चीज में आप संलग्न नहीं थे। अगर आप संलग्न थे तो कितना संलग्न थे और कितना नहीं थे, वो रूप भी उसमें तय होता है। तो उसके बाद अगर उस चीज में आपकी संलिप्तता पाई जाती है और वो अगर प्रमाणित हो जाती है, अगर वो क्रिमिनल केसेस हैं जी, तो बहुत हद तक आप प्रभावित हो जाएंगे। और अगर चार्जशीट कभी कभी फाइल भी हो जाती है और जजमेंट आपके विरोध में नहीं आता है जी, या चार्जशीट में वैसी बातें नहीं पाई जाती है, तो एफआईआर होने के बावजूद भी, केस होने के बावजूद भी आप सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सीटेट एक छात्र के जीवन में क्या रोल निभाता है? सीटेट होता क्या है? ये सीटेट एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो विद्यार्थी भविष्य में टीचर एज ए शिक्षक बन के समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो सीटेट की ओर देख सकते हैं। इसके लिए शुरू में ही बताए थे हम कि बीएड या डीएलएड ये इसके लिए अहर्ता है कि आप बीएड और डीएलएड क्वालिफाई हों। उसके बाद केंद्र सरकार सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट परीक्षा हर एक साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो उसमें आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो सीटेट में भी 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अगर पेपर 1 आप क्वालिफाई करेंगे तो आप 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे। अगर पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर 6 to 8 का बन सकते हैं। आप इतनी बारीकी से किसी भी विषय पर बात रखते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में आपका आदर्श कौन है, आइडियल कौन है? अगर आप आइडियल पर्सन की बात करें तो हम अगर हम अपने जीवन का आइडियल पर्सन किसी को मानते हैं तो वो मेरे बाबूजी हैं जी। हम अपने पिताजी को हम अपना आइडियल पर्सन मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि आप अगर ईमानदारी के किस्से अगर कहीं सुने होंगे, जाने होंगे, तो वो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड आदमी के द्वारा जाने होंगे। लेकिन वो ईमानदारी जो मेरे बाबूजी के नस नस में है, वो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और उससे गौरवान्वित होते हैं कि नहीं, हम उनके बेटे हैं या उनके पुत्र हैं, यही मेरे लिए गर्व की बात है। तो वो हम जो विजुअलाइज कर पाते हैं, जो देख पाते हैं, तो इसी कारण हम अपने बाबूजी को हम अपना आइडियल पर्सन मानते हैं। आपके पढ़ाई को देखते हुए लगता है कि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं कि 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, कभी ज़मी मिलती है तो कभी आसमान नहीं मिलती। ख्वाहिशें तो बहुत थी, बहुत कुछ करने की, लेकिन जो मंजिल या डेस्टिनी आपको जहां ले जाना चाहती है वहां आपको जाना पड़ता है। और हम बता दें कि कविता भी लिखते हैं, इन पे भी बातें होंगी, शेरो शायरी करते हैं, वो सब पे बातें होंगी। आपके नाम में टाइटल के रूप में सौगी लिखा हुआ है, उसके बारे में बताएं, इसके पीछे राज क्या है? हाँ, तो आप अगर सोगी की बात करेंगे तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को देखे होंगे, तभी आपको पता चला होगा कि हमारे नाम के टाइटल, क्योंकि टाइटल हम पहली बार सुने थे। जी हाँ जी। तो ये सोगी लगा हुआ है। इसका एक जो है, जैसे अभी हम अपने बाबूजी के बारे में बता रहे थे कि उनको हम आइडियल पर्सन मानते हैं, तो उन्हीं के नाम का एब्रीविएशन का यूज करते हुए ये नाम हम अपने आप को ऑनर में दिए हुए हैं, सम्मान में दिए हैं, बाबूजी के सम्मान में खुद को दिए हुए हैं ये नाम विनोद सोगी, जो आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएंगे। इसका अर्थ होता है, जो SO है उसका अर्थ होता है सन ऑफ, और जो GY है जो मेरे पिताजी का नाम का एब्रीविएशन। अक्सर लोग अपने क्षेत्र को लेकर के सन ऑफ लगाते हैं, सन ऑफ मल्लाह, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ दरभंगा, सन ऑफ फुलवरिया, ऐसा करके लगाते हैं। तो आप ऐसी मानसिकता क्यों नहीं रखते हैं? किसी जगह को लेकर के अपने आप को क्यों नहीं मतलब ये करते हैं, प्रमोट करते हैं? नहीं, पिता को ही क्यों लगाए हैं, वजह क्या? हाँ, चूंकि ये तो सही बात है कि हम एक भारत के नागरिक हैं और
बिहार राज्य के निवासी हैं और इस बात पर मुझे 100% गर्व है जी। और गौरवान्वित हैं इसमें। जी। क्योंकि आप जब किसी चीज को बारीकी से देखेंगे तो जिस चीज में आप विजुअलाइज कर पाएंगे, जिस चीज को आप महसूस कर पाएंगे, जिस चीज को आप आंखों से देखते हैं, दिन रात जीते हैं, वो ज़्यादा प्रभावित करती है आपकी ज़िंदगी को। तो मेरे बाबूजी मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रभावित किए हैं, चूँकि इसीलिए मैं उनके नाम को मैं अपना एज ए टाइटल स्वीकार कर। वर्तमान समय में परिवार के जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई को ज़्यादा ये करते अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में कई बार होता है कि अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं, तो वो बच्चा जो है पारिवारिक माहौल से दूर हो जाता है, पारिवारिक संस्कार से दूर हो जाता है। आप इसको कहाँ तक सही ठहराते हैं? हाँ, एक उम्र होती है कि जैसे अगर बच्चे की उम्र अगर 1 to 5 को ले लिया जाए तो ये उम्र बच्चों की प्यार और दुलार के लिए होता है। इन समय में चाहिए कि उनके जो मम्मी और पापा हैं उनको भरपूर समय दे, और इस समय में चाहिए कि बच्चे को अपने माता पिता के पास ही रखें, ताकि वो जो चूँकि आप जब एक बच्चे में बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट देखेंगे तो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है जिसको IQ के नाम से जाना जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और उसके अलावा जब आप एक बच्चे के सामाजिक तौर तरीकों को देखेंगे तो उनके लिए उसमें एक इमोशनल जो पावर होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, और उसके लिए साइंटिफिक भाषा में EQ होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता है, जिसके द्वारा वो चीज़ नापी जाती है। तो वो अच्छा तभी डेवलप हो पाएगा बच्चों में जब वो सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ प्राणी रहेगा, और जिस उम्र में उसके मम्मी और पापा का प्यार भरपूर मिला रहेगा वो उसमें काफ़ी योग्य रहेगा इमोशनल क्वोशेंट में, और एक सामाजिक प्राणी के रूप में आप उसे मान सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हों। क्या आप मानते हैं कि बच्चा जब अपने माता पिता को अपने दादा दादी का कर्तव्य करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर में वह चीज़ें आती हैं संस्कार के रूप में, और आने वाले समय में वह अपने माता पिता के साथ सेम टू सेम डिलीवर करते हैं? अगर वह हॉस्टल में रहते हैं तो शायद इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं, और एक समय के बाद वही माता पिता वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। तो क्या ये सोचना सही है हद तक? हाँ, ये सही है। इसलिए सही है कि इंग्लिश में एक सेंटेंस है, द वर्ल्ड इज लुक लाइक्स योर ऑप्टिकल्स। जैसी आपकी चश्मा है ये दुनिया भी वैसे ही दिखेगी आपको। तो दुनिया को सुधारने के बजाय आप चश्मा को सुधार लीजिए। आप अच्छी बातें करने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो जाता है, बल्कि छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारने से आदमी अच्छा हो सकता है। तो चूंकि बच्चा है, वो बच्चे में अगर सबसे अच्छी पावर जो होती है वो होता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वो ऑब्जर्व करके ही सीखता है। अगर हम गहराई रूप से आपको समझाना चाहें तो आप देखिएगा कि जो बच्चा हमारे आपके परिवेश का हो, अगर वो जन्म ले और उसे आप इंग्लैंड में या अमेरिका में जाके रख दें और वहाँ ही उसका पालन पोषण कराए तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के संस्कार अडेप्ट कर लेंगे। और जिनके मम्मी पापा को इंग्लिश का A और B भी नहीं आता है, वहाँ जाने के पास उनका लड़का फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। वो उसका इन्वायरमेंट का ही प्रभाव होता है जिसके कारण वो सीखते हैं और बोलते हैं। तो ऑब्वियसली समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवेश में बच्चा रहेगा उस परिवेश का गुण भी वो सीखेगा और उस परिवेश का अवगुण भी वो सीखेगा। तो जैसा देश वैसा भेष। हमारा छात्र जीवन कैसा होना चाहिए ताकि हम अपने मुकाम तक समय पर पहुंच पाए? छात्र जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो। ये जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गहराई में करें और क्या कहते हैं वो लगातार करें, कंटिन्यूटी में भी करें। पढ़ाई लिखाई में सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वो कंटिन्यूटी निभाते हैं। आप कितने भी तेज स्टूडेंट हो, कितने भी अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अगर आपकी लगातार जो है कंटिन्यूटी जो टूट जाएगी तो आप अच्छे विद्यार्थी भी नीचे पैदान पे आ जाते हैं। तो इसके लिए है कि आप कंटिन्यू रहें और लगे हुए रहें। अगर आप लगे हुए रहते हैं और अगर आप दिलो जान से किसी चीज़ को चाहते हैं तो ये कायनात भी आपको उस चीज़ को पाने में मदद करती है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। एक समय था कि हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं समाज के अंदर एक जगह बैठा करते थे, लेकिन बदलते परिवेश के साथ लोग अब पड़ोसी के यहाँ भी जाना बंद कर दिए हैं।
इसे हम मतलब क्या समझे? इसके लिए तो कहिए बहुत हद तक सोशल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक घर में ही अगर 5 आदमी बैठे हुए हैं तो वो 5 आदमी अपने अपने स्मार्टफोन में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास में भी 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इसी समाज से हैं और हम उनसे भी बात कर सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन क्या कहिए, अब देखिए इसमें भी आप पूर्णतः सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास एक चाकू है और चाकू का नॉर्मली काम क्या होता है? हम सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का उससे ये भी किया जाता है, नॉर्मली उनका सब्जी काटना उसका काम होता है, लेकिन उसी चाकू के माध्यम से आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, किसी का गर्दन भी उड़ा सकते हैं। तो इसमें अगर आप कहें कि वो चाकू जिम्मेदार है तो ये मूर्खता की बातें हैं। बिल्कुल, वो चाकू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसको चलाने वाला जिम्मेदार है कि वो किस तरह से उसको चला रहा है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टूल्स, हाउ यू यूज दैट, कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, उस पर पता चलता है कि वो आपके लिए निगेटिव चीजें हैं या पॉजिटिव चीजें। हम अपने अंदर भाषा शैली को ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? भाषा शैली को अगर आप ठीक करना चाहें तो भाषा को ठीक करने का बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने भाषा शैली को ठीक कर सकते हैं। एक कि आप एक अच्छा लिसनर बनिए। जी। So there is a sentence, if you can't be a good listener then you can be a good speaker। अगर आप अच्छा लिसनर नहीं बन सकते हैं तो कभी भी आप अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले सुनने की योग्यता अपने आप में लाइए, आप सुनना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए, उसके बाद आप एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं और एक अच्छा श्रोता तो आप हैं ही। जब आप सुनते हैं तभी अच्छा एक वक्ता बनते हैं। तो उसके लिए है कि अगर आप उसमें पर्सनली आप जाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, आर्टिकल्स आता है न्यूज़पेपर्स में लेखक के द्वारा किसी मुद्दे पर जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उस मुद्दे का आर्टिकल्स पढ़िए। जिस भी भाषा में आप मतलब आप उस शैली को गेन करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे वक्ता हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एयरफोन लगाकर उनकी बातों को भी आप सुन सकते हैं। और उनके बातों के सुनने से न केवल उनके आप शब्दों को सुनते हैं बल्कि आप ग्रामेटिकली भी उस शब्द को आप सुनते हैं कि किस तरह उसको डिलीवर्ड किया जा रहा है और उसके बाद किस शैली में डिलीवर्ड किया जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि एज ए शिक्षक हम इस बात को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे कि एक घटना हुई थी, एक कहानी है, हम चाहेंगे कि आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल। कि एक घटना हुई थी, एक परिवार में किसी का मर्डर हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो पुलिस ने पूछा कि यह मर्डर किसने किया है। तो एक व्यक्ति से पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने मर्डर किया है। एक सेंटेंस ये हो गया कि हाँ मैंने मर्डर किया है, हाँ भी छोड़ दीजिए आप, मैंने मर्डर किया है जी। और एक जब दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो वो बोला मैंने मर्डर किया है। हाँ जी। तो ये दोनों बातें सुनने में और लिखने में एक जैसे ही लग रही है, लेकिन इन दोनों का मतलब और अर्थ को आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये आकाश और पाताल की तरह उल्टा है। कोमा आकर के दोनों के अंतर, हाँ इनके भाव जो हैं वो दोनों के अलग हैं। एक में कह रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, और एक में वो आश्चर्य अभिव्यक्त कर रहा है कि आपको कैसे लग रहा है कि इनका मर्डर मैं कर सकता हूँ। तो यही बारीकी होती है शब्दों को समझने की, परखने की और उनको रखने की। तो ये एक अच्छे वक्ता में आ सकता है जो वो जानते हैं, कभी बारीकी से उन चीजों को समझते हैं। हमने जिक्र किया है कि इंट्रो में कि आप शेर व शायरी कविता कहानी करते, तो हम चाहते हैं कि शेर व शायरी से शुरुआत करें। तो एक सामाजिक मुद्दा पे जो हम शेर आपको सुनाना चाहेंगे वो ये है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। अगर
अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। जी विनोद जी, आप एज अ समाज सेवी के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, इसकी कोई एक परिभाषित परिभाषा तो है नहीं कि कैसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे दृष्टिकोण को माने तो आप एक शिक्षित, योग्य और अवेयर समाज को आदर्श समाज मान सकते हैं। शिक्षित हो, जी, योग्य लोग हो उसमें, जी, जी। और आसपास के मुद्दों और राजनीति में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अपने हक और अधिकार को अच्छी तरह से जानता हो और उसके बारे में पूर्णतः अवेयर हो। जी। जानकारी युक्त आदमी ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आदर्श किनको माने, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि आदर्श मानने के लिए योग्यता उनमें होनी चाहिए। हम पसंद करते हैं तो वही हमारा आदर्श हो जाता है। तो क्या आप इसे कैसे देखिए, अगर आदर्श की बात कर रहे हैं या आप किसी के फैन बनना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे विचारों को जाने तो आप किसी का फैन मत बनिए। जी, किसी व्यक्ति विशेष का फैन मत बनिए। हाँ, उनके कार्य का फैन बन सकते हैं आप, जी। उनके विचार का फैन बन सकते हैं आप, उनके जो दृष्टिकोण है उनका फैन बन सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलतियां करता ही करता है। देयर इज नो परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो आप चाहिए, अगर कोई एंकर है या कोई राजनेता है, तो उनके विचारों का, उनके कामों का फैन बन सकते हैं, क्योंकि काम अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छा है तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, गलत है तो उनका विरोध कीजिए। आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, इससे देश का भला ज़्यादा होगा, न कि आप किसी के पार्टी के सपोर्ट करने से इस देश का भला होने वाला है, और न किसी के पार्टी के विरोध से ही इस देश का भला होने वाला है। एक अच्छे नागरिक बनिए। जिस तरह, मानिए बिरजू जी, जिस तरह से नेता लोग हमारे साथ पेश आ रहे हैं, अगर उस तरह से जनता भी नेता के साथ पेश आने लगे तो समझिए जो समाज में जो ज़्यादातर बुराइयां हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी जो राजनेता होते हैं, एमपी होते हैं, विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर वो वोट लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ईद का चांद। नजर ही नहीं आते हैं कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जनता कितनी बदहाल स्थिति में जी रही है, मर रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा जब वही उनका चुनाव नज़दीक आ जाएगा, वो एक्टिव से काम करने लगेंगे, आपको भगवान मानने लगेंगे। तो वो क्या है कि आप भी उसी के तरह से, कि नेता के तरह ही आप अपनी विचारधारा बना लेंगे, और क्या करेंगे, जब वो काम के हैं तो वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, या जदयू से हो, या देश के अन्य किसी भी पार्टी से हो, आपके काम के हैं। आपके समाज और आपके क्या कहते हैं, विधानसभा या लोकसभा में अगर उनका योगदान है, काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं काम कर रहे हैं तो जिस तरह नेता जनता को लात मार के भगा देती है, आप भी उनको लात मार के भगा दीजिए। अभी हमारे समाज में देखा गया है कि अक्सर कोई बड़ा नेता आता है, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, विधानसभा लेवल या फिर लोकसभा लेवल का हो, तो हम सलाम ठोकते हैं, नमस्कार तो हमारी संस्कृति है, सलाम ठोकते हैं, पाँव छूते हैं और उन्हें मालिक बना देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये बदलाव कब आएगा हमारे अंदर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जो आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश है जी। और लोकतांत्रिक देश संविधान से चलता है जी। किसी राजनेता से नहीं चलता है, और राजनेता आपका प्रतिनिधित्व मात्र करता है। चूंकि उसका जो जनता की पावर को, आप एक नागरिक के पावर को आप समझ जाएंगे
तो इस जो भी हमारा देश है और जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता मालिक है, जनता मेकर है, लेकिन वही जनता शिक्षा के अभाव में मेकर से कब जोकर बन जाते हैं और मालिक से कब नौकर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास अगर कोई होना चाहिए तो वो होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी जरूरत की मुद्दे चीजें हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, रोड हो गया, सड़क हो गया, स्कूल हो गया, इन चीजों के लिए आप लड़ लिए, इन चीजों के लिए आप वोट दीजिए। अगर आप पर्टिकुलरली बिरजू जी अगर कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात करें या समस्तीपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो हमें लगता है कि बिहार के सबसे पिछड़े हुए स्थिति में हम लोग आते हैं। और इसका मूल रीजन क्या है कि हम लोग वोट देने का जो आधार बना लिए हैं वो जाति बना लिए हैं, वोट देने का जो आधार बना लिए हैं वो पैसा बना लिए हैं, वोट देने का आधार बना लिए हैं वो एक प्लेट मुर्गा आपको मिल जाए तो आप उसी के आधार पे मिल जाए। और आजकल के युवाओं को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, आपको 1 और 2 लीटर आपको पेट्रोल मिल जाए, 500 रुपया मिल जाए तो आप झंडा लेकर जय बीजेपी, जय राजद, जय यदु करते रहिए और आपको मूर्ख बनाते रहेगा। तो आप सोचिए कि आप जो चीज के लिए किसी को वोट देंगे और जिस आधार पे वोट देंगे तो आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। आपको आजकल क्या मिल रहा है, जातिवाद मिल रहा है, धर्म के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मिल रही है, सांप्रदायिक बातें मिल रही है। आपको रोजगार की बात करिएगा आप लाठी खाइएगा, स्वास्थ्य की बात कीजिएगा आपके बात को इग्नोर किया जाएगा, आप और भी कई जो शिक्षा की बात करने जाएंगे आपको कोई सुनेगा ही नहीं। और क्यों सुने आपका बात? जब आप वोट देते हैं जाति के आधार पे, जब आप वोट देंगे धर्म के आधार पे, जब आप वोट देंगे रुपया के लिए तो आपके जो मुद्दे हैं उनको क्यों सुना जाए? क्योंकि आप उस मुद्दे के लिए तो वोट नहीं दिए थे ना, जिस मुद्दे के लिए वोट दिए थे आपको वो मिल रहा है। हमारे ऊपर जाति जब हावी होने लगे तो हम क्या करें कि जाति हम पर हावी ना हो और हम संकुचित विचारधारा के रह जाए? देखिए, एक तो जाति आप भी जानते हैं कि जब आप पैदा लिए होंगे, जब हम पैदा लिए होंगे तो मुझे लगता है कि बिरजू जी जब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें तो मुझे खुद इस चीज का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब वही आप सरकारी काम काज में जाते हैं तो आपको बशर्ते वहां पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये भेदभाव तो सर्वप्रथम सरकार ही आप में पैदा करवा रही है ना। हमें तो दोस्त बनाते वक्त हम नहीं पूछते हैं कि बिरजू जी आप किस कास्ट से हैं, आपसे हम दोस्ती करें या नहीं करें, या हमारे पास अगर 10-20 या आपके पास जो भी दोस्त होंगे तो आपको उनमें से मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली अनुभव है कि 75% आप उनके कास्ट को जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, ऐसे भी दोस्त होंगे। बिल्कुल। तो मानिए अगर ऐसा दोस्त आपके पास बन चुका है तो कहीं ना कहीं आपके मेंटेलिटी में ये कास्टवाद नहीं है। आपके ऊपर राजनेताओं के द्वारा, जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके द्वारा ये ऊपर से भर दिया जाता है ताकि आप असल मुद्दे से भटक कर आप स्वास्थ्य की चर्चा ना करें, आप रोजगार की चर्चा ना करें, आप शिक्षा की चर्चा ना करें, आप एजुकेशन व्यवस्था की चर्चा ना करें, आप जात की बात करें, आप धर्म की बात करें, आप सांप्रदायिक बातें करें, आप जो भी इस तरह की बातें हैं आप वो बातें करें, लेकिन जो आपका असल मुद्दा है उनसे भटकाने के लिए आप लोगों के ऊपर या हम लोगों के ऊपर ये सरकार के द्वारा या सांप्रदायिक लोग जो होते हैं, सरकार में सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं लेकिन अधिकतर आज के परिदृश्य में ऐसे ही लोग हैं जो आपको भर दिया जाता है आपके मुद्दे से भटकाने के लिए। अब हम चाहेंगे कि आपने शेरो शायरी कर दी है, अब चाहते हैं कि आप एक कविता सुना दें हमें। तो एक कविता हम सुनाना चाहेंगे जो आज के परिदृश्य में युवाओं में देखा जाता है कि वो ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के प्रक्रिया में इतने संलिप्त हो जाते हैं कि वो अपना कैरियर और अपना जीवन कब खराब कर लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। देखिए, प्यार का बहुत सारा स्टेज होता है,
जिसमें मिलना होता है, बिछड़ना होता है और साथ में जीना भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो भी गलतफहमी की वजह से आप इतने उलझ जाते हैं उसमें कि आप कभी कभी आपको मन करता है कि या तो वो मेरा हो जाए या नहीं तो मुझे छोड़ के चली जाए। ना कभी कभी ना आप उसको छोड़ना चाहते हैं, ना आप उसको रखना चाहते हैं। तो इसी जिद्दोजहद में एक कविता हम लिखे थे, उनको चाहेंगे कि आप लोगों को सुनाए। चूंकि ये मेरी रचना है, फिर भी चूंकि हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो मुझे याद नहीं रहती है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे देख कर सुनाना पड़ेगा। तो कविता का टाइटल है कि अब लौट कर मत आना तुम, अब लौट कर मत आना तुम। चूंकि जब विवाद प्रेमी और प्रेमिकाओं में हो जाता है तो लड़का जाना चाहता है, लड़का चाहता है कि इस बंधन से हम आजाद हो जाएं। और चूंकि ये कहा भी गया है दोस्तों कि जिस रिश्ते को आप एक मुकम्मल जहां नहीं दे सकते हैं तो एक खूबसूरत मोड़ देकर उसको छोड़ देना ही अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। तो उसमें लड़का कहता है, लड़की कहती है कि ठीक है तुम जाओ अपनी दुनिया में खुश रहना। तो लड़का कहता है कि दुनिया की नज़रों की तो बात ही मत करो, अब मैं खुद की नज़रों में बेईमान सा हो गया हूँ। जिन गलियों में चर्चा चला करता था मेरी समझदारी और अच्छाई की, उन गलियों में भी बदनाम सा हो गया हूँ। सुनो अब लौट कर मत आना तुम, परेशान सा हो गया हूँ मैं। फिर लड़की कहती है कि चलो जो भी आरोप है तुम्हें हमारे ऊपर लगाओ, लेकिन हमारी इच्छा है कि जाओ अच्छे से पढ़े लिखो और अपना काम करो। चूँकि तुम बहुत आरोप मुझ पे लगाते थे कि तुम्हारे कारण मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, ये होता है वो होता है, तो हम चाहेंगे कि अब तुम अच्छे से पढ़ना। तो फिर लड़का कहता है कि पढ़ने लिखने की तो बात ही मत करो, पढ़ने लिखने की तो बात ही मत करो, मैं खुद का ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ, मैं खुद का ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ। जिनकी नज़रों में मैं पढ़ने लिखने वाला समझदार बेटा था, जिनकी नज़रों में मैं पढ़ने लिखने वाला समझदार बेटा था, अब उनकी नज़रों में भी बेईमान सा हो गया हूँ। सुनो अब लौट कर मत आना तुम, बेजान सा हो गया हूँ मैं, बेजान सा हो गया हूँ। फिर लड़की कहती है कि जो कह लो तुम अब, जो आरोप लगा लो तुम अब, कम से कम चलो अच्छे से रहना, खुश रहना। तब लड़का फिर जवाब देता है कि रोने की आदत नहीं थी मुझे, रोने की आदत नहीं थी मुझे, अब हंसना भूल गया हूँ मैं। रोने की आदत नहीं थी मुझे, अब हंसना भूल गया हूँ मैं। एक रिश्ता निभाने के लिए मैं अपने सारे रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, एक रिश्ता निभाने के लिए मैं अपने सारे रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। सुनो अब लौट कर मत आना तुम, अब लौट कर मत आना तुम। क्योंकि यह समाज में अक्सर देखा जाता है कि आप एक प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता निभाने के लिए आप बहुत सारे रिश्तों को तार तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह जब आप देखेंगे सामाजिक रूप से भी या वैसे भी तार्किक रूप से देखेंगे तो यह कितनी हद तक यह बातें सच नज़र आती है, यह अच्छा नज़र आता है। क्योंकि आपको जो 20 बरस आपके जो मम्मी और पापा आपको पाले हैं उनको प्यार आपको समझ में आता नहीं है, और जो 20 दिन और 2 महीना में आपको प्यार हो जाता है वो 20 वर्ष से भी आपको बड़ा लगने लगता है और आप उसके लिए पूरा दुनिया को छोड़ने के तैयार हो जाते हैं। तो इसी के आधार पर बस हम इसे लिखे थे कि मैं एक रिश्ते को निभाने के लिए अपनी सारे रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। सुनो अब लौट कर मत आना तुम, परेशान सा हो गया हूँ। विनोद जी जाते जाते आप विशेष क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक शेर के साथ कि हालात की बंजर ज़मीन फाड़ कर निकला हूँ मैं, आप बेफिक्र रहिए मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा, आप साथ बनाए रखिए अभी यह दौर बहुत लंबा चलेगा। अब समय आ चुका है कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले हम इनसे जानेंगे कि हमारी जो ये है
सोच है, यानी हमारे चैनल की जो थीम है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और एक प्रशंसा का कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या किसी भी क्षेत्र में जो अपनी उपलब्धियों को हासिल किए हैं, उनको दिखाने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन जो हमारे गांव में, हमारे पास में, हमारे पड़ोस में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत विकट परिस्थिति में रहते हुए भी एक अच्छा मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं हैं। कहते हैं ना लोग कि अगर किसी को आप कहेंगे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम इतनी परिस्थिति में रहकर भी इतना मुकाम हासिल कर लिए, तो लोग आपको कह देंगे कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं ना हो, इस समाज और इस परिस्थिति में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तुम नहीं समझोगे कि मेरे साथ कितनी परिस्थिति है, या कितना हम फंसे हुए हैं, या कितना मेरे साथ दुख की स्थिति है। लेकिन जब आप उसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो उसके पड़ोस से हो, उसके गांव के बगल से हो, उसके आसपास से हो, और वो उस परिस्थिति को झेलते हुए रिलेट कर पाते हैं, झेलते हुए भी उस मुकाम पर पहुंचा है, तो वो काफी रिलेट कर पाता है और वो अपने आप को पाता है कि नहीं, ये मेरे ही जैसे लोग हैं और मेरे ही परिस्थिति में जीकर इन मुकाम को हासिल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पे जाके, और सारा भी इंटरव्यू हुआ है, उनको आप जाकर देख सकते हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बहुत ऐसे लोगों से हम इस चैनल पे मिले हैं जो हमारे आसपास के बगल के लोग ही हैं, और हमें खुद भी नहीं मालूम था कि इन लोगों में इतनी योग्यताएं हैं और इतने आगे तक जा चुके हैं। हम इस चैनल के माध्यम से ही पता चला कि ये लोग हमारे आसपास और समाज के लोग हैं और इतने बड़ी मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य है जो आप कर रहे हैं, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपको आज का वीडियो सही लगा हो, तथ्य सही लगे हो, इनकी विचार आपको सही लगे हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, ताकि आने वाले समय में इनके जैसे और भी लोग आएँ। और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और छात्र जीवन में है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें रखी है 80% छात्रों के लिए और विशेष 20% समाज के लिए है, तो दोनों के लिए मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।